चलिए, तो अब बात करते हैं, अब बीमारी के बारे में अपने को पता चल गया, अब उसको मेजर कैसे करेंगे। मेजर का मतलब जैसे अगर बात करें मापना, अब जैसे कोई घर है वो कितना बना हुआ है, किस साइज का है, तो कैसे पता चलेगा, मापने से। हाँ, कि 50 फुट का है या 500 फुट का है, ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा, मापना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है अपने पास में, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फीता यूज़ करते हैं या फिर इंची टेप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में लेटेस्ट की अगर बात है, गैजेट्स कुछ ऐसे आ गए हैं जो एक पॉइंट से आपको सामने तक क्या करना है, पिन पॉइंट करना, तो पता चल जाएगा कितना उस एरिया कितना है। ठीक है, वो भी सेंसर वाली आज एडवांस टेक्निक्स आ गई है। तो यहाँ पे भी एपिडेमियोलॉजी में भी अपने पास में कुछ ऐसे टूल्स है, कुछ ऐसे जो टूल्स है वो अपने को हेल्प करते हैं कि बीमारी किस लेवल पे है। ठीक है, अब वो टूल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है रेट, दूसरा है रेशियो, और तीसरा है प्रोपोर्शन। रेट की अगर बात करें, रेट का मतलब क्या होता है, एक रेट होती है, आप जो मार्केट जाके कि इस चीज़ की रेट क्या है, बट यहाँ पे वो रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेट का मतलब ये है कि कितने लोगों के ऊपर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, मतलब 1000 लोगों के ऊपर या 1 लाख लोगों पर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, वो उसकी रेट आएगी। ठीक है, जैसे रेट की बात करें, जैसे यहाँ पे डेथ रेट का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कितने लोगों की डेथ हुई एक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर, कि एक साल के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि वहाँ पे एक साल के अंदर 1000 लोगों की डेथ हुई। मिड ईयर पॉपुलेशन की अगर बात करें, साल के मिड में, ठीक है, जैसे 30 जून या फिर 1 जुलाई, इन दोनों के बीच में उस जगह की या वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, आपने वो पॉपुलेशन वहाँ पे 1 लाख थी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से, तो कितना आएगा, यहाँ पे 1000 है, नीचे 1 लाख है, और यहाँ पे 1000 है, तो कितना आएगा, टेन। ओके, 10 आंसर आएगा इसका, मतलब 1000 के ऊपर 10 लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो वो 10 क्या आ गई, उसकी डेथ रेट आ गई। अब रेट में और भी है, जैसे मैंने आपको पहले ये शायद एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं आपको कि क्रूड रेट क्या होती है। क्रूड रेट का मतलब ओवरऑल, दीज आर द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट सच एज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्रूड रेट्स आर ऑल्सो नोन एज द अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट्स। अब डेथ रेट की अगर बात करें कि कुछ ऐसी डेथ्स होती है, ठीक है, कुछ ऐसी कुछ लोगों की डेथ हो जाती है जो अननोन कॉज कारण होती है। ठीक है, कम एज के कारण, एक्सीडेंट, अलग अलग कारण होते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी, क्रूड रेट में ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद है स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में अपन जानना, कि पर्टिकुलर जैसे बात करें कि टीबी के कारण कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो किससे पता चलेगा, स्पेसिफिक रेट से। ठीक है, या किसी अगर बात करें एज सेक्स, मतलब कि उसमें बात करें कि उन 1000 लोगों में से महिलाएं कितनी थी या पुरुष कितने थे, वो भी अपन को स्पेसिफिक रेट में आएगा। ठीक है, अपन उसमें एनुअली, मंथली और वीकली सारी चीज़ें अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 महीनों में वहाँ पर 1200 लोगों की मृत्यु हुई, तो हर महीने कितने लोगों की मृत्यु होगी, 100। ठीक है, तो वो मंथली अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज्ड रेट। ओके, स्टैंडर्डाइज्ड, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइज और एडजस्टमेंट, एग्जांपल एज एंड सेक्स स्टैंडर्डाइज्ड रेट। ये स्टैंडर्डाइज्ड रेट है, इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूलाज है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन अगर मोटे तौर पे अगर बात करें रेट भी, मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उन दोनों का अगर बात करें रेट, ठीक है, कि जैसे पर्टिकुलर जैसे एक साल के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, या एक इवेंट के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है, वो सारी चीज़ें अपन को रेट में पता चलेगी। ओके, अब अगला है रेशियो। रेशियो शब्द कभी सुना है आपने? रेशियो का शब्द का हिंदी में मतलब क्या होता है, अनुपात। ठीक है,
कि यहाँ पे 5 गर्ल्स के अनुपात में 7 बॉयज है। ओके, तो ये क्या हुआ, रेशियो। 7 की जगह 8 करो, मैं भी सामने लूं। ओके, सो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनदर मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इज ए रेशियो, इट एक्सप्रेस ए रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज। ठीक है, कि किन्हीं दो क्वांटिटीज, दो नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशनशिप, उसको अपन कहते हैं रेशियो। ठीक है, 5:10, ठीक है, 50:100, तो 50 के कंपेरेटिव सामने कितने हैं, 100। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन एट ए सर्टेन टाइम, जैसे इसका आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अपने इंडिया में अगर बात करें, मेल और फीमेल का जो रेशियो है, ठीक है, फीमेल से मेल्स की कंपेरिजन में कम है। ठीक है, सेक्स रेशियो है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है। जैसे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करें कि एक डॉक्टर के ऊपर कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन, तो जो एक्सपेक्टेड जो होती है कि 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, बट करंटली अपने स्टेट के अंदर लगभग 1230 के आसपास, 1230 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। तो अपना टारगेट कितना है कि 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर हो। ओके, तो रेशियो समझ में आ गया आपको, अनुपात समझ में आ गया, या लिखो और समझ आ गया। उसके बाद है प्रोपोर्शन। Proportion is a ratio which indicates the relation in magnitude of a part of the whole. The numerator is always included in the denominator. A proportion is usually expressed as a percentage. अब परसेंटेज की अगर बात करें, अब ये proportion का मतलब क्या होता है, proportion का मतलब होता है कि पूरे में से कुछ पार्ट। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे अपन कोई भी अगर आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, प्रोपोर्शन की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्केबीज एट ए सर्टेन टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बच्चों को स्केबीज हो रखा था। ठीक है, और उसमें से उस गांव में टोटल बच्चे कितने हैं, जैसे वहाँ पे गांव में 50 बच्चे थे, 50 में से 5 बच्चों को क्या हो रखा है, स्केबीज, तो 50 भाग बाय 50 इंटू 100, तो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि 50 में से 5 बच्चों को क्या हो रखा है, स्कैबीज, तो प्रोपोर्शन होता है 50 और 5। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और ऐसी बात कर, रेट्स की बात करें तो जैसे मोर्टेलिटी है, ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मोर्टेलिटी हिंदी में मतलब क्या होता है, मृत्यु दर। ठीक है, द अकरेंस ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन। अब मोर्टेलिटी रेट और रेशियो में क्रूड डेथ रेट है, ठीक है, स्पेसिफिक डेथ रेट है, केस फर्टिलिटी रेट है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज, ओके, अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है, सर्वाइवल रेट है। ये सारी रेट के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ो तो वेल एंड बेस्ट है, अदरवाइज इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, बहुत है। आपको इस शब्द पता होने चाहिए, जैसे डेथ रेट क्या होती है, बर्थ रेट क्या होती है, अगर बात करें कि नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मॉर्टिलिटी का मतलब मृत्यु दर। फिर उसके बाद बात करें मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि द अकरेंस ऑफ एन इलनेस और इलनेस इन ए पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार हुए हैं, वो होती है मॉर्बिडिटी रेट। कि 500 लोग हैं, 500 में से 50 लोग बीमार हुए हैं, तो वो क्या हो गई है, मॉर्बिडिटी रेट, मतलब 10% उसकी मॉर्बिडिटी रेट हो गई है। ठीक है, morbidity has been defined as any departure, subjective or objective, from a state of physiological well-being. The term is used equivalent to such terms as sickness, illness, disability, etc. कि morbidity का मतलब क्या होता है कि कितने सारे लोग वहाँ पे बीमार हुए हैं, होगी morbidity rate। अब इसमें बात करें कितने इंसिडेंस हुए, ये इसके लिए फॉर्मूला है। इंसिडेंस मतलब कि वहाँ पे ऐसे कितने लोगों को वो चीज़ें हुई है, इंसिडेंस। ओके,
उसके बाद में प्रिवलेंस, प्रिवलेंस का मतलब होता है द टर्म डिजीज प्रिवलेंस रेफर्स स्पेसिफिकली टू ऑल करंट केसेस एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। प्रिवलेंस का मतलब ये होता है कि पुराने केसेस जो सही हो चुके हैं और आज जो केसेस है वो पूरे मिला के वो होता है प्रिवलेंस। ये इसके फॉर्मूला है प्रिवलेंस का। फिर पीरियड प्रिवलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एपिडेमियोलॉजी में, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो है मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड्स है जिससे ये एपिडेमियोलॉजी है इसको अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके जो 3 मेथड्स है, सबसे पहला है वो है डेस्क्रिप्टिव, ओके, दूसरा है एनालिटिकल और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल, ओके। अब टाइम मुझे बता देना क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है अभी। ओके गाड़ी ये रही, अच्छा ठीक है, ओके अभी अपना टाइम खूब है, ओके। सो बात करते हैं सबसे पहला डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है एपिडेमियोलॉजी में? यहाँ पे 3 ही मेथड इंपॉर्टेंट, 3 ही है। सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव, दूसरा है एनालिटिकल और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल। अब पहला है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव जैसे अगर नाम से अगर बात, डेस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को बात करें, descriptive method of epidemiological study is concerned with the study of frequency and distribution of disease and health related events in population in terms of person, place and time, okay। इस स्टडी के थ्रू, इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो बीमारी हुई, कितने लोगों को उसने प्रभावित किया, ठीक है, और बीमारी कब कब हुई, मतलब किन लोगों को हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई, और टाइम और प्लेस, ये सारी चीजें डेस्क्रिप्टिव में आती है। मतलब ओवरऑल दिस मेथड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑल आर अफेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ रिलेटेड इवेंट और प्रॉब्लम, वेयर द केसेस अकर एंड व्हेन दे अकर द डाटा इज कलेक्टेड अबाउट। मतलब इस डेस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होता है कि किसी भी बीमारी के बारे में A to Z पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है, सारा का सारा, कुछ भी उसमें बाकी नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, सारा, उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका रेस, उसका मैरिटल स्टेटस, मतलब उसकी एज, उम्र कितनी है, वो उसका सेक्स कौन सा है, रेस क्या है, मैरिटल, शादी हो रखी है नहीं हो रखी है, ऑक्यूपेशन काम क्या करता है, पढ़ा लिखा है नहीं लिखा है, इनकम, क्लास, डाइटरी पैटर्न, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके बाद प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि वो जो एरिया है वो कैसा है, ठीक है, वो एरिया में अगर बात करें तो बहुत कम जो जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं या फिर ज़्यादा जगह पे कम लोग रह रहे हैं। अब हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन मतलब ये होता है कि जैसे आपने जो अर्बन एरिया होता है वो हाई कंसंट्रेशन वाला होता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन मतलब ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन हाई, जिसको अपन डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, तो वो होता है हाई कंसंट्रेशन। और लो कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में कम लोग रहते हैं, ठीक है, ये होता है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर होता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो डिजीज जो है वो साल में कितनी बार हुई, सीजनल है, महीने, वीकली, डे या आर, किस हिसाब से डिजीज हो रही है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं, पर्सनल, प्लेस, टाइम। अब ये जो अपने जो इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट की, अब इसका यूज कहाँ करेंगे? आपने उस बीमारी के बारे में सब चीजें अपने कलेक्ट कर ली, अब इस से अपने क्या आइडेंटिफाइड होगा, such information give clue to possible associated factors such as age with specific disease, example measles, diphtheria, pertussis in early childhood, cancer in middle age, atherosclerosis in old age, some habits like smoking with lung cancer, dietary pattern with obesity, the data collected, analyzed and present in terms of percentage, rates and ratios। अब आपने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया कि आपने गांव में जाए लोगों का सर्वे किया, वहाँ पे जाके आपने डाटा कलेक्ट किया, इस घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों में से ओल्ड एज के कितने हैं, तो आपने उन्होंने बताया 1 ओल्ड है, 2 एडल्ट है, बाकी 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब ओल्ड को क्या बीमारी है, मिडिल एज को क्या बीमारी है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब आपने ये जब डाटा जब आप कलेक्ट करते हो तो उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, क्लू मिल जाता है कि हाँ ये बीमारी क्यों हो रही है और फ्यूचर में लेके इसको अपन क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेस्क्रिप्टिव।
डेस्क्रिप्टिव जैसा मेरे शब्द में आप डेस्क्रिप्ट मतलब पूरा विस्तार से, किसी भी बीमारी के बारे में विस्तार से जब आप उसके बारे में जानोगे तो उसको आप जवाब दे पाओगे। तो ये हो गया डेस्क्रिप्टिव। अब डेस्क्रिप्टिव में अलग अलग स्टडीज होती है, एक होती है क्रॉस सेक्शनल और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल। ओके, ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा होगा बट मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, नॉलेज ज़्यादा होना अच्छा है। या रहने दो, बता दूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। In this design of descriptive method, the data is collected from a cross section of population at one point in time. Okay? कि क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से पर्टिकुलर आपने पॉपुलेशन थी, उसमें से जो पॉपुलेशन में से अगर बात करें 1000 के, उसमें से आपने से 100 लोगों को सिलेक्ट किया और 100 लोगों से आपने क्या कर लिया, वो डाटा कलेक्ट कर लिया। तो उससे आपको आइडिया पूरा मिल गया कि वो सबके ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। ये पूरी पॉपुलेशन के फिर वो डाटा यूज किया जाता है, वो होता है क्रॉस सेक्शनल। एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल। ओके, अब क्रॉस सेक्शनल तो आपने जैसे पर्टिकुलर लिमिटेड ले लिया, बट लॉन्जिट्यूडिनल क्या होता है, ओवरऑल। जैसे आपने एक सामने केक रखा हुआ है, ठीक है, केक रखा हुआ, केक में से आपने एक क्रॉस सेक्शनल कर लिया, एक बाइट आपने ले लिया, तो वो क्या हो गया, उससे आपको पता चलेगा केक का टेस्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल क्या है, वो पूरा केक, हाँ, मतलब एक आपको पूरा, जैसे क्रॉस सेक्शनल क्या हो गया, छोटा सा आपने पार्ट लिया, उससे आइडिया हो गया केक का टेस्ट कैसा है, उसका ब्रेड कैसा है, कैसा फ्लेवर है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है, ब्रेड कौन सी यूज़ की है, टेस्ट क्या है, चॉकलेट है या स्ट्रॉबेरी है या फिर वनीला है, जो भी टेस्ट है। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल क्या है, पूरा ओवरऑल, और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है लॉन्जिट्यूडिनल में। ओके, तो ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा है एनालिटिकल। ओके, अब एनालिटिकल की अगर बात करें, एनालिटिकल क्या होता है, अब अपने को पहले अपन ने सीखा कि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती है, अपने को क्लू मिलते हैं कि हाँ यहाँ से अब कैसे आगे बढ़ना है। अब एनालिटिकल में क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या, एक हाइपोथेसिस अपन बनाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है अपने दिमाग में कि एक आगे के लिए अपने एक धारणा बनाते हैं कि ये जैसे चीज़ हुई है, जैसे कोई बात करें कि कोई व्यक्ति है वो स्मोकिंग करता है, तो अपने हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि उसके कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब जो एनालिटिकल की बात करें, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, ठीक है। तो हाइपोथेसिस बनाई कि हाँ सिगरेट पीने से वो कैंसर हो सकता है, तो आपके उसके लिए क्या करते हो, स्टडी करते हो। एक होती है केस कंट्रोल स्टडी और एक होती है कोहॉर्ट स्टडी। ओके, जो केस कंट्रोल स्टडी है, ओके, in this method a group of people who have been diagnosed as having a particular problem, example lung cancer, are compared with a group of people who are similar in characteristic to that of cases but they are free from the problem, free from lung cancer under study। यहाँ पे केस कंट्रोल में क्या है, आपने दो तरह के लोग ग्रुप किए, एक जो सिगरेट पी रहे हैं और एक जो नहीं पी रहे हैं। आपने क्या किया, दोनों का कंपेयर किया, एनालिसिस किया, ये होता है केस कंट्रोल, ठीक है। उसमें एक आती है कोहोर्ट। कोहोर्ट स्टडी इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एट ए सर्टेन टाइम शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल, ठीक है। अब कोहोर्ट में क्या है कि आपने ग्रुप सेलेक्ट किया, उसमें ग्रुप में सारे लोग एक जैसे, जो स्मोकिंग कर रहे हैं ना वो एक ही एज ग्रुप के, ठीक है, उनके बीच आपने क्या की, स्टडी की, वो होती है कोहोर्ट। इस प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी है, बट ये आई थिंक आपके लिए जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ तक खूब है कोहोर्ट का। फिर तीसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा एनालिटिकल, तीसरा एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे जो अपने डाटा कलेक्ट किया उसको अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। Experimental studies are similar in approach to cohort study except that conditions are under the careful control of investigator। एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो क्या होती है, जो भी इन्वेस्टिगेट करता है उसके कंट्रोल में होता है। जो एक्सपेरिमेंट, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो
तो एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके कंट्रोल में होता है ना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टडीज में क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। ओके, यहाँ पे आप चीज़ें कि कोई भी आप डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आप चीज़ों को फाइंड आउट करते हो, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। लोगों का एक्सपेरिमेंट मतलब ये है कि आपने उस बीमारी के बारे में सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की, लोगों के बारे में एक्सपेरिमेंट किया कि और उसके बाद में क्या किया आपने, फाइनल रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन। ओके, ये सारी कंट्रोल कंडीशन के अंदर होती है एक्सपेरिमेंट सारे। बिना इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कंट्रोल्ड ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में। जब आप अगर फर्दर स्टडीज़ करते हो आप जैसे फ्यूचर में, तो ये सारे मेथड्स आपके काम आएंगे। जब आप आगे BSc MS या PhD करते हो तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलता है रिसर्च के लिए, तो उसमें आपको ये स्टडीज़ करनी होती है। ठीक है, ओके, तो ये है एपिडेमियोलॉजी। ओके, तो इसी के साथ ये एपिडेमियोलॉजी पूरा एकदम कंप्लीट है। इसमें आप इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, कोई भी अगर डाउट लगे आपको वापस पूछना है। इसके अलावा कुछ नोट्स है जो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट उस जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ ये आप अपने जो डायरी है उसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो यूनिट है ये वाला कंप्लीट हो चुका है।